नमस्कार स्टूडेंट्स, नकुल कुमार, योर फेस्ट टीचर। स्टूडेंट, हमने जो पिछली क्लास ली थी, पिछली जो क्लास में बातें की थी, लेक्चर में बातें की थी, हमने आवेश के बारे में बताया था कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है और आवेश की कुछ गुणधर्म के बारे में बातें की थी, जिनमें गुणधर्म क्या क्या थे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या रिपेल करते हैं, और विपरीत आवेश जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। ये विपरीत आवेश और समान आवेश क्यों आता है, एक वस्तु पर धनावेश एक वस्तु पर ऋणावेश कैसे आता है, क्यों आता है, वो समझा भी था और नेक्स्ट आगे पॉइंट में भी बात करेंगे। सुना, आज जो हम बातें करते हैं आवेश की, जो मैंने गुण बताए थे, गुणधर्म जो बताए थे, उन्हें भी 4-5 पॉइंट लिखाए थे। एक तो यही लिखा था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर। सेकंड पॉइंट में हमने लिखवाया था कि आवेश अचर होता है, यानी आवेश में अगर वेग में परिवर्तन करें, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करें तो उसके आवेश में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आवेश कैसा होता है, अचर होता है। तीसरा लिखाया था कि आवेश एक अदिश राशि है, इसको हम बीजगणितीय विधि द्वारा एक आवेश को दूसरे आवेश के परमाणु को हम जोड़ सकते हैं। अगला जो पॉइंट की कही थी कि आवेश कैसी प्रकृति का होता है, क्वांटिगत प्रकृति का होता है, और आगे उससे आगे बातें की थी आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षित होता है। क्लियर। आज उन्हीं 2 पॉइंटों के बारे में बातें करते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, और उसके आगे हम बताएंगे कि आवेश क्वांटिगत प्रकृति क्या होती है, और जरा द्रव्यमान में परिवर्तन के बारे में भी समझेंगे। जरा समझें स्टूडेंट, ये तो आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर आवेश आ जाता है। वो क्यों आ जाता है, वो कैसे आता है, वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित होने के कारण आता है। किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित, है या ना, बताओ। मैंने जो बोला है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर द्वारा किसी वस्तु पर क्या होता है, आवेश होता है, ये मैंने समझाया था। क्लियर स्टूडेंट। अब जो बातें करते हैं आवेश के क्वांटिगत प्रकृति की बातें करते हैं, जरा समझे स्टूडेंट। इसमें लिखा हुआ है कि किसी वस्तु, कण या आयन पर जो आवेश होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की पूर्णगज रूप में होता है, ना कि भिन्न के रूप में होता है। मैंने क्या कहा कि किसी वस्तु या कण या आयन, किसी पर जो आवेश होता है वो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगा, पार्ट के रूप में नहीं होगा, यानी 2/3, 1/3 या 1/4 के रूप में नहीं होगा। हमेशा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश, जो उस वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का या तो 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा। कहने से मतलब एक पूर्ण गुणज होता है। क्यों होता है, जरा समझें स्टूडेंट। अब हमने जो लिखाया है इसमें आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होता है, आप जानो स्टूडेंट। हम जो किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो जरा समझें, हम जब किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। या तो एक वस्तु दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए होंगे या उस वस्तु से निकल कर दूसरी वस्तु में आए होंगे। तो मुझे स्टूडेंट ये बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवेश करते हैं तो इलेक्ट्रॉन या तो एक जा सकता है, या 2 जा सकता है, या 3 जा सकते हैं। ये थोड़ी होता है कि इलेक्ट्रॉन का 1/4 चला गया। समझना इस बात को कि इलेक्ट्रॉन का 1/4 पार्ट चला गया, इलेक्ट्रॉन का 1/2 पार्ट चला गया। मैं आपसे पूछूं को एक तालाब में कुछ हंस है हमारे पास, उसके किनारे कुछ हंस खेल रहे हैं, उस तालाब के किनारे कुछ हंस क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और एक तालाब में कुछ हंस तैर भी रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूं कि जो तालाब के किनारे जो हंस खेल रहे हैं उनमें से कुछ हंस तालाब में चले जाते हैं। क्या कुछ हंस किस में चले जाते हैं, तालाब में चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे पास 4 विकल्प हैं। क्या क्या विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं। मैं कह दूं जो तालाब के किनारे जो खेल रहे हंस थे उनमें से जाने वाले जो तालाब के अंदर जो गए हंस वो 2/3 हो सकते हैं, 3/4 या 6 हो सकते हैं, या 3/8 हो सकते हैं। तो मुझे यह बताइए स्टूडेंट्स कि तालाब के किनारे जो खेल रहे थे हंस, उनमें से कुछ हंस तालाब के अंदर उनमें से कुछ हंस चले गए। तो बताइए इनमें से कौन सी संख्या हो सकती है जो तालाब के किनारे वाले हंसों में से वो कहाँ पहुंच गए, तालाब में के अंदर पहुंच गए। तो बताइए 2/3 का मतलब यह हुआ कि ये क्या है, 2/3 तो मतलब एक हंस की संख्या नहीं हुई। भाई हंस की संख्या कितनी हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो या तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो पार्ट के रूप में ये भी ना हो सकता, या भी ना हो सकता। इसका मतलब या तो परफेक्टली नंबर हो सकता है कि 6 जो हंस है हमारे पास, जो 6 हंस है वो किनारे से किस में चले गए, तालाब के पानी के अंदर चले गए। तो हम ये थोड़ी कहते हैं, कभी आपने सुना है कि 2/3 चले गए, कि जो हंस है उसका 2/3 भाग चला गया या 2/3 पार्ट चला गया।
तो स्टूडेंट ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन जब भी वस्तु पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाते हैं, कभी भी पार्ट्स के रूप में नहीं जाते। इलेक्ट्रॉन या तो एक जाता है, दो जाते हैं, तीन जाते हैं, चार जाते हैं, कहने से मतलब पूर्ण संख्या के रूप में जाते हैं। क्लियर? तो इसी कारण जो वस्तु पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा? पूर्ण गुणज होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन एक थर्ड या 1/3 इलेक्ट्रॉन का पार्ट नहीं जाएगा। मैं आपसे कहूं कि मैंने किसी वस्तु को रगड़ा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो गए वो कितने गया? एक इलेक्ट्रॉन का क्या हिस्सा गया? 1/3 हो गया। तो कभी सुना है, कभी देखा है, कभी पॉसिबल हो सकता है ये चीज कि एक इलेक्ट्रॉन का 1/3 भाग चला गया? नहीं जा सकता। मैं आपसे पूछूं, किनारे पे जो एक हंस है, क्या उसका 1/3 भाग तालाब के अंदर जा सकता है? क्या उसका 2/3 भाग, एक हंस का 2/3 भाग पानी में जा सकता है? नहीं जा सकता ना। तो उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन का 2/3, एक इलेक्ट्रॉन का 1/3, एक इलेक्ट्रॉन का 1/4 भाग किसी वस्तु पर आवेश नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान दें स्टूडेंट, आवेश हमेशा कैसा होता है? आवेश हमेशा पूर्ण संख्या में होता है। इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या में होता है? पूर्ण। मैं आपसे पूछूं, यदि एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो उस पर जो आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। उस पर यदि किसी वस्तु 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो उस पर जो आवेश होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। किसी वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो उस पर जो आवेश होता है वो कितना होगा? 3 होगा। क्लियर? 3 गुना आवेश होगा। अब जरा समझे, यदि हमने स्टूडेंट्स पहले भी बताया था कि यदि किसी वस्तु पर यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर क्या आता है? ऋणावेश आता है, जो कि हम यहाँ समझेंगे। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो उसमें क्या आता है? धनावेश आ जाता है। अब जानते हैं स्टूडेंट, अब बातें करें कि आवेश का यही जो हमने बताया था कि हमेशा पूर्ण गुणज संख्या में होता है, इसे क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। मैं आपसे पूछूं, यदि हमारे पास कोई चालक है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो? n हो, तो उस वस्तु पर जो आवेश आता है वो कितना होगा? Q बराबर Ne। क्लियर? क्या होगा? Q बराबर Ne। यदि एक वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। यदि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। यदि n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब स्टूडेंट वो आपको पर डिपेंड करेगा। यदि वो चालक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस पर क्या आएगा? ऋणावेश आ जाएगा। उस पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होने से उस पर क्या आ जाएगा? धनावेश। तो इसके आगे हम प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। वो आपको पर डिपेंड करेगा कहाँ प्लस लगता है और कहाँ माइनस लगता है, वो आपने समझा है स्टूडेंट। अब हम बातें करते हैं, एक सेकंड नोट की बातें करते हैं। सेकंड नोट में हमने लिखा है कि किसी परमाणु के अंदर जो कण होता है, एक कण ऐसा ही पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। कि उसका जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का कितना होता है? 1/3 होता है या 2/3 होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, अभी आपने समझा कि आवेश का जो क्वांटीकरण सिद्धांत समझा था कि आवेश हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होता है। लेकिन आप कहोगे अब तो क्वार्क जो है ऐसा कण है किसी कण के अंदर कि उस पर आवेश क्या है? होगा भिन्न के रूप में है। तो जरा समझे स्टूडेंट, ध्यान रखना, क्वार्क पर जो आवेश होता है भिन्न के रूप में होता है। लेकिन ये जो इस कण पर आवेश भिन्न के रूप में होने पर भी क्या होगा? यह आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत का विरोध नहीं करता। ये किसका विरोध नहीं करता? क्वांटीकरण सिद्धांत का विरोध नहीं करता। बेशक इस पर क्या है? आवेश भिन्न के रूप में है, लेकिन ये किसका विरोध नहीं करता? क्वांटीकरण सिद्धांत का विरोध नहीं करता। क्यों नहीं करता? जरा समझे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं कर सकता, क्योंकि ये अस्थायी होता है। स्टूडेंट क्या होता है? ये मुक्त अवस्था में अस्थायी होने का ये अपने इलेक्ट्रॉन का स्थायी स्थानांतरण नहीं कर सकता। क्लियर? क्योंकि आपसे कोई पूछे लग जाए तो क्या कहोगे? क्योंकि यह इस मुक्त अवस्था में कैसा होता है? अस्थायी होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में नहीं जा सकता। इतना आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्वार्क जो कण है ये स्थानांतरित नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में क्या होता है? अस्थायी होता है। क्लियर? अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हमको जरूरत पड़ती है इसकी कि मूल आवेश और परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश की तो बहुत जरूरत पड़ती है। टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। वह मूल आवेश क्या है, फंडामेंटल चार्ज क्या है? वह छोटा से छोटा जो आवेश होता है जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है। मैंने क्या कहा कि वह छोटा सा छोटा आवेश जो किसी भी आवेशित कण पर या आवेशित वस्तु पर हो सकता है। और ध्यान रखें वो स्टूडेंट, वो सबसे छोटा छोटा आवेश कौन सा होता है? वो हमेशा सबसे छोटा मूल आवेश इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। उसका आवेश आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है -1.6 × 10⁻⁻29 कूलम। स्टूडेंट अब बात आती है परीक्षण आवेश क्या होता है? जो टेस्ट चार्ज करते हैं, जिससे हम टेस्ट करते हैं, जिससे हम किसी भी सूत्र का निगमन करेंगे तो हम टेस्ट चार्ज करने के लिए हमें अपनी तरफ से कोई आवेश की कल्पना करनी पड़ती है। उस आवेश को मानते हैं परीक्षण आवेश। क्या होता है जरा समझिए।
वह काल्पनिक अति सूक्ष्म बिंदु आवेश जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। क्या नहीं होता? इलेक्ट्रिक फील्ड होता। जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था कि कोई चुंबक है, उसके चारों तरफ क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। कहने से मतलब यह है कि अगर कोई चुंबक है, ये कोई चुंबक है नॉर्थ और साउथ, तो इसके चारों तरफ इतना क्षेत्र बन जाएगा जहां तक लोहे के कण को या अन्य कण को क्या कर लेगा, ये लोहे के कण को आकर्षित करने लग जाता है। क्लियर? तो हर चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र होता है जिस जहां तक वो क्या करता है, चुंबकीय या कोई अन्य कण क्या करता है, अन्य लोहे कण क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव को महसूस कर सकता है। हल्की छोटे छोटे चुंबक के चारों तरफ कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन हम ऐसी आवेश की बात करें, हर आवेश के पास क्या होता है, चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है कि जहां तक अन्य कण कोई वैद्युत प्रभाव का अनुभव कर सके। लेकिन हम इतने छोटे आवेश को मानते हैं, इतने छोटे आवेश की कल्पना करते हैं कि कोई आवेश ऐसा होगा, ये आवेश कैसा होता है, काल्पनिक होता है, जिसके चारों तरफ, यहाँ वाले कोई बिंदु आवेश, इसके चारों तरफ कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसके चारों तरफ कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। क्लियर? ये क्यों लेते हैं प्रयोग में, इसे भी आगे समझेंगे हम। जो कूलाम का नियम पढ़ाएंगे उससे भी आगे जो बात करेंगे इसमें उसका प्रयोग होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो मूल आवेश होता है, जो हमारा परीक्षण आवेश होता है, जो टेस्ट चार्ज जो होता है, उसे हम क्यू नॉट से लिखते हैं। किस लिखते हैं? क्यू नॉट से। क्यू नॉट से लिखने का मतलब है इसका आवेश लगभग क्या है, 0 है। इसका आवेश लगभग क्या है, 0 है। जरा ध्यान दें स्टूडेंट, ये भी बहुत काम की है, आप इसे फिर में नोट करना। जितना मैंने जो आज लिखा है इस पर आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके भी आप इसे स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसे नोट्स बना सकते हैं। जरा समझें, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है स्टूडेंट वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻29 कूलम। क्लियर? लेकिन जो प्रोटॉन पे होता है, जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही धन आवेश किस पे होगा, प्रोटॉन पे होगा उतना ही। लेकिन ये प्रकृति में माइनस का होता है, तो ये कैसा होगा, प्लस का होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में बातें करते हैं कि अल्फा कण का जो आवेश होता है वो कितना होता है। स्टूडेंट ध्यान देइए, कभी का न्यूमेरिकल में हमें जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें अल्फा कण की बातें होती है, तो हम अटक जाते हैं कि न्यूमेरिकल में कि इस पर आवेश कितना होता है। ध्यान रखना, इस पर 2 आवेश होता है, वो धनात्मक होता है। कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इस पर अल्फा कण पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 ना चार्ज होगा। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बातें करते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है और मास ऑफ प्रोटॉन का कितना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है और मास ऑफ प्रोटॉन इतना है। आपने समझा है कल परसों कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन भारी होने के कारण वह स्थानांतरित नहीं होता, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से काफी भारी 1837वां गुना होता है, ऐसा करके कुछ बातें की थी। अब स्टूडेंट बातें करते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत में परिभाषा क्या लिखी है, जरा पढ़ें। किसी विलगित निकाय का मतलब है जिसे ना तो बाहर से कोई आवेश दे सकता, यानी आवेश ना तो बाहर से सकता और ना ही अंदर प्रवेश कर सकता। हम कोई आइसोलेशन सिस्टम की बातें करते हैं, विलगित निकाय की बातें करते हैं, का कुल आवेश परमाणु में सदैव हमेशा नियत रहता है। का उसका नेट चार्ज, ध्यान रखना यहाँ पर कुल आवेश कैसा होगा, हमेशा नियत होता है। इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जरा समझे, किसी भी प्रक्रिया में आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते। क्लियर? आपने केमिस्ट्री में 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसमें क्या था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद ना तो कोई नया परमाणु बनता, ना ही नष्ट होता, ऐसा करके कुछ पढ़ा था। यानी कुल द्रव्यमान का क्या रहता है, अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, अभिक्रिया के बाद के परमाणु का द्रव्यमान हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। क्लियर? तो स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी यही है कि आवेश किसी भी प्रक्रिया के द्वारा नष्ट नहीं होता। जैसे आपने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी कि मान लीजिए NaCl है, क्लियर, और इसके जो ये आयनों में वियोजित होगा, जल में अगर किसी वियोजित करेंगे तो ये किस्म टूटेगा आयनों में। तो Na पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव, इस पर कितना है चार्ज, नेगेटिव। तो कुल मिलाकर निकाय का जो चार्ज है कितना होगा, 0। हर वस्तु की अवस्था में होती है, उदासीन अवस्था में होती है, जब उस पर धनावेश उतना ही होता है और ऋणावेश भी उतना होता है, तो उसका जो कुल चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है, वो कितना होता है, 0। इसमें यहाँ भी बात करें, दाहिनी तरफ भी बातें करें, अभिक्रिया से पहले कितना आवेश था, नेट जो आवेश था वो कितना था, 0। और इस अभिक्रिया के ठीक बाद आवेश कितना हो गया, प्लस और माइनस, एक प्लस का और एक माइनस का मिलकर 0। इसका मतलब अभिक्रिया के ठीक पहले का आवेश और अभिक्रिया के ठीक बाद का आवेश क्या है, 0 है। तो इसी प्रकार आवेश संरक्षित रहता है। मैंने क्या कहा कि ये किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्रक्रिया में आवेश का भी नष्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, आवेश सदैव नियत रहता है। जरा समझिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सिग्मा QI और सिग्मा QF आपस में कैसे होंगे बराबर। जहाँ सिग्मा x जो QI इसका मतलब इनिशियल, I मतलब इनिशियल और F मतलब फाइनल, यानी प्रारंभिक और अंतिम।
सिग्मा क्यू आई का मतलब प्रक्रिया से पहले का जो कुल आवेश होता है, और सिग्मा क्यू एफ का मतलब प्रक्रिया के बाद का जो कुल आवेश, यानी अभिक्रिया से पहले का जो आवेश था। मैंने कहा था अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो भी सिस्टम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसी प्रकार हम सिस्टम कायम पढ़ेंगे यहाँ पे इसमें भी सीख रहे हैं। अब स्टूडेंट बातें करते हैं द्रव्यमान में परिवर्तन। किसकी बातें करेंगे? द्रव्यमान में परिवर्तन। जरा समझे स्टूडेंट, उदासीन वस्तु की मैं बात करूं तो उदासीन वस्तु के मतलब हो गया कि जितना उस पर धनावेश होता है उतना ही क्या हो गया? ऋणावेश। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये मत कहना कि उस पर कोई आवेश नहीं होता, ये जरूर कह सकते हो कि उस पर जो अकुल आवेश होता है वो कितना होता है? शून्य होता है, ना कि ये उस पर कुछ आवेश नहीं होता। हर वस्तु पर कोई ना कोई आवेश होता है। ध्यान रखना, उदासीन वस्तु के पास आवेश तो है लेकिन कुल आवेश क्या है? जीरो है। उसमें धनावेश, उतना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा? ऋणावेश होगा। जितना पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो कैंसिल हो जाएंगे, आपने मैथ में भी सीखे। तो ध्यान रखना, उसका जो कुल आवेश होता है उदासीन वस्तु का आवेश नहीं बल्कि क्या बोलते हैं? पूरा नाम उसका कुल आवेश। पूरा आवेश क्या बोलते हैं? इसका कुल आवेश। ध्यान रखना है, कुल शब्द अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल आवेश क्या है? जीरो। इसमें होता क्या है जरा समझे। मान लीजिए इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? इसने ग्रहण कर लिया। इस वस्तु ने सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इसने सबसे पहले क्या कर? n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। क्या कर लिए? n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर। तो पहले क्या था? उतना धनावेश था और उतना ही क्या था? ऋणावेश था। उतना ही धनावेश था, उतना ही ऋणावेश। जब स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो मुझे बताइए कौन सा जो आवेश है, यानी धनावेश है या ऋणावेश, कौन से आवेश में वृद्धि हो जाएगी? कौन से आवेश में वृद्धि होगी स्टूडेंट्स बताइए। हाँ बोलो। तो आपका जवाब क्या होगा? आप हाँ बिल्कुल सही। तो इसका जो जवाब होगा क्या होगा कि कौन सा आवेश में वृद्धि होगी? ऋण आवेश में। कौन से आवेश में वृद्धि होगी? ऋण आवेश। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण, इसी कारण ही क्या होता है? इस वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं स्टूडेंट, यदि n इलेक्ट्रॉन क्या करे? ये दान कर दे। n इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? दान कर दे। दान कर दे का दान करे या n इलेक्ट्रॉन का दान कर दे। तो n इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ऋण आवेश में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो कौन संख्या ज्यादा हुई? कौन सा आवेश में वृद्धि हुई? धनावेश में वृद्धि हुई। तो उस पर जो चार्ज हो जाएगा वो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? धनावेश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसमें कौन अधिक हो जाएंगे? प्रोटॉन अधिक हो जाएंगे, तो उस पर क्या हो जाएगा? धनावेश। तो स्टूडेंट आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट बातें करें इलेक्ट्रॉन में जो वृद्धि हुई है, क्या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है? n इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। कितने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है? n इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। अब मैं द्रव्यमान में वृद्धि की बात करूं, ध्यान दें स्टूडेंट, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर आएगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का भार बढ़ जाएगा, दो आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन का भार बढ़ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन का भार बढ़ जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 4 का। क्लियर, बात समझ में आती है। तो स्टूडेंट मुझे बताइए इस पर n इलेक्ट्रॉन आ जाने पर इलेक्ट्रॉन कितना भार बढ़ जाएगा? n इलेक्ट्रॉन का भार बढ़ जाएगा। क्लियर सिस्टम है। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो n इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? कमी। n इलेक्ट्रॉन की कमी है। द्रव्यमान में जो कमी होगी, भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो द्रव्यमान में भी क्या होगी? कमी। तो कितना कम भार कम हो जाएगा? n इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर। क्लियर, कितना भार कम हो जाएगा? n इलेक्ट्रॉन का भार। द्रव्यमान में जो अंतर हो गया वो कितना हो गया? प्लस हो गया, बढ़ गया ना। तो n इलेक्ट्रॉन का भार कितना बढ़ गया? n गुना इलेक्ट्रॉन का भार। क्लियर, या n गुना 1 इलेक्ट्रॉन का भार भी लिख सकते हो, n गुना 1 इलेक्ट्रॉन का भार। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो दो द्रव्यमान में अंतर आया वो माइनस का वो कम हो गया, वो क्या होगा? n गुना 1 इलेक्ट्रॉन का भार। क्लियर। अब स्टूडेंट में पूछे द्रव्यमान में अंतर है तो स्टूडेंट यहाँ द्रव्यमान में जो अंतर हुआ वो कितना हुआ? तो स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ प्लस में वृद्धि, यहाँ वृद्धि हुई, यहाँ क्या हुई? कमी। तो दोनों चिन्ह एक साथ लिख दिया मैंने, प्लस माइनस। तो स्थानांतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान में जो अंतर है यानी मास में जो चेंज है वो किसके इक्वल हो गया? या तो प्लस में हुआ होगा चेंज या माइनस में चेंज हुआ होगा, वो n गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का भार। n इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन का भार। 1 इलेक्ट्रॉन का मैंने भाग जो लिया है वो किससे लिया है? me से। me का मतलब होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जो क्लास है आपकी इंपॉर्टेंट है, कल की जो क्लास है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कूलाम्ब लेयर की बातें करते हैं, सदिश रूप की बातें करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की बातें करेंगे और वैद्युत बल रेखा की बात करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले क्या है, ये हमें छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत आगे दिक्कत करते हैं। हमसे कोई पूछ लग जाए कि आवेश का क्वांटिकम सिद्धांत क्या होता है, संरचना क्या होता है, मूल आवेश के क्या हो। आपने मूल आवेश बहुत सारे प्रैक्टिकल भी करे होंगे, मूल आवेश का प्रयोग भी करोगे तो आपको मूल आवेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
आप उन्हें फेयर में नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स। क्लियर, आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम लेके जो आएंगे आपके पास, जो लेके आएंगे सिखाएंगे, वो लेके आएंगे हम आवेशन, कि किसे क्या कहते हैं, आवेशन। आवेशन का मतलब है किसी वस्तु पर आवेश आ जाना। क्लियर, तो आवेशन सीखेंगे कि आवेशन, वस्तु पर आवेश हम किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं, और घर्षण द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, प्रेरण के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आप इन्हें फेयर बाय फेयर नोट्स बनाइए डेली। आप जितना मैं लेके आया हूँ यहाँ पर नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए जब तक के लिए क्या